है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर प्रश्न की बात करेंगे। खंड अ में आप जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पे बताया जा रहा है आगे कि 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से किसी 40 का जवाब देना है ओएमआर शीट पे। तो यहाँ पे आपके लिए ओएमआर शीट आपका कमेंट बॉक्स है, एक एक प्रश्न का आंसर देंगे। नहीं मालूम है तो ध्यान से समझकर याद करते चलिएगा। पहला प्रश्न काफी शानदार है। मैं बोला कि अंतिम गेस प्रश्न है जो इस साल के लिए संभावित प्रश्न है, वही यहाँ पे सिर्फ सेट किया गया है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर, ऐसे समझना है साइलेंट है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर कैसे होते हैं। तो चुंबक के अगर हम ध्रुव पर जाएंगे तो सर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। कोई भी चुंबक है, इसका अगर ध्रुव पे हम लोग जाएं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। प्रश्न यही पूछा जा रहा है, महत्तम अर्थात कि सबसे अधिक होगा कि निम्नतम अर्थात कि सबसे कम होगा, या सामान्य ही रहेगा या कुछ नहीं होगा। यही प्रश्न आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी पहले का सही आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। तो जो भी छात्र छात्राएं इसका आंसर देना है कि सर ऑप्शन ए महत्तम अर्थात कि अधिकतम होता है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 2-3 बात हम लोग बिल्कुल विस्तार से समझेंगे ताकि इसके आसपास भी प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं करना है। प्रश्न क्या पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र आप समझ रहे हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर, मान लीजिए चुंबक है तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। अर्थात कि मैंने क्या बोला कि इस चुंबक का मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र पूछे, कोई भी चुंबक हो नॉर्थ और साउथ पोल के साथ, तो अगर इस चुंबक का हम पूछे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां तक इसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, वही चुंबकीय क्षेत्र है। तो मान यहां से उत्पन्न हो रहा है, यहां पे चुंबक का ध्रुव है, तो यहां से आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इसका चुंबकीय क्षेत्र कम होते जाएगा। जैसे जैसे इसके चुंबक के पास आएंगे, अर्थात कि सामान्य भाषा में आप समझे, जैसे एक चुंबक है, मान लीजिए ये उतना ही दूर के बस, तो यहाँ पे हम लोहा रख रहे हैं, इसको मान लीजिए अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, और यहाँ पे लोहा रख रहे हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन यहां तक आसानी से पहुंच जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर यही इसी लोहा को अगर यहां पे हम रखेंगे या यहीं पे रखें साफ एकदम इसके ध्रुव के करीब, तो यहां से जल्दी खींचेगा कि यहां से, तो कहेगा यहां से खींचेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम था, अर्थात कि अधिकतम था, मैक्सिमम था। आप समझ पा रहे हैं। और यहां पे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटते जाता है, और जैसे जैसे चुंबक के ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे मान बढ़ेगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझना है, ऑप्शन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है कि आवर्धन कहते हैं, या संवर्धन कहते हैं, या प्रवर्धन कहते हैं, या कोई नहीं। तो ये प्रश्न तो बउआ टाइप प्रश्न है। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को सर हम कहेंगे आवर्धन। काफी शानदार, एक एक सभी को आंसर देना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कुल कितना प्रश्न आज के टेस्ट में सही हुआ। और सभी प्रश्न में बोला अंतिम समय चल रहा है, तो अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आपको प्रश्न याद करते चलना है। तो आवर्धन कहते हैं सर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को के अनुपात को, इसे हम गुरुजी एम से सूचित करते हैं। काफी शानदार, H2/H1 आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, या V/U का फॉर्मूला पढ़े होंगे, -V/U। और आवर्धन आप जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, और ये यूनिट लेस अर्थात कि मात्रक विहीन होता है। सभी फैक्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि इसके आसपास भी प्रश्न भटके तो एग्जाम में गलत नहीं करना है। आपको तो यहां से तूफानी लाल बनाकर भेजा जाएगा परीक्षा में, तो यहां पे कमेंट बॉक्स में तूफान मचाए रहना है। चलिए आंसर देते चलेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए तीसरा नंबर का देखते हैं कौन सा चेला सही आंसर कमेंट करता है। सबसे पहले कि एल्कोहल का अपवर्तनांक, काफी शानदार प्रश्न है। देखते हैं कितने चेला सबसे पहले इसका आंसर दे पाते हैं कि एल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है। प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है, तो एल्कोहल का अपवर्तनांक, तो चलिए पूरा अपवर्तनांक आपको याद रखना है। यहां पे 1.33 किसका अपवर्तनांक होता है, पानी का। ये तो बउआ टाइप प्रश्न था, पानी का होता है। 1.65 किसका होता है, तो फिलंट कांच का। याद रखेंगे कांच दो तरह का हम लोग पढ़ते हैं, फिलंट कांच का ये होता है 1.65। 1.36 किसका अपवर्तनांक होता है, तो यही तो होता है एल्कोहल का। 1.36 किसका होगा, एल्कोहल का। 1.31 जल्दी से बताइए किसका होता है, कहिएगा सर जी बर्फ का। बिल्कुल शानदार, काफी चला मैं देख रहा हूं सही से आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए 1.33 पानी का, 1.65 फिलंट कांच का, 1.36 एल्कोहल का, 1.31 बर्फ का। पूछा था एल्कोहल का, तो यही तो मिल गया। ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है तीसरे नंबर प्रश्न का। चलिए अब एक प्रश्न का आंसर सभी विद्यार्थी अभी कमेंट बॉक्स में देंगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। अगर अभी आप इवनिंग में क्लास को
को देख रहे हैं, डेली इवनिंग में 6:30 PM पे आपके लिए अब क्लास अपलोड करने का प्रयास किया जा रहा है, या 7 बजे तक अपलोड हो जाता है। तो इस समय आप देख रहे हैं तो चलिए लाइव चैट में आंसर दीजिए, या अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कब होता है। सभी विद्यार्थी देखते हैं कितने तूफानी लाल हमारे छात्र सबसे पहले आंसर दे पाते हैं कि हीरा अर्थात कि डायमंड का अपवर्तनांक कितना होता है। सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं कमेंट में, सीधे सीधे प्रश्न और उत्तर पे फोकस रहे, क्योंकि एग्जाम में कम समय है, 1 से 2 मंथ और समय है। इतना दिन अगर आप अच्छा से पढ़ लेंगे, जो भी क्लासेज आ रहा है इसको याद कर लेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी तूफान मचाते हुए 2.42 कमेंट कर दिए हैं, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और सबसे महत्तम अर्थात कि अधिकतम होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए पूरा मैं देखिए कितना डिटेल में आपको समझा रहा हूं। अगर इतना आसानी से, अगर मान लीजिए पहले आप नहीं पढ़े होंगे फिर भी ध्यान से अंत तक क्लास को देखेंगे तो सभी प्रश्न क्लास में याद हो जाएगा। याद करते चलिएगा मेरे साथ दोहरा दोहरा कर। आगे बढ़ते हैं सर, चौथे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया किससे होती है? ऑप्शन है आइरिस द्वारा, कि नेत्र लेंस द्वारा, कि सिलियरी पेशियों द्वारा, या कॉर्निया द्वारा। क्या सही आंसर होगा? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सिलियरी पेशी द्वारा समायोजन की प्रक्रिया होता है। नेत्र के हर एक पार्ट और पार्ट के कार्य में हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे चौथे नंबर प्रश्न का। काफी शानदार है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। सिलियरी पे सभी काम आपको पढ़ना, आइरिस क्या काम करता है, नेत्र लेंस क्या काम करता है, कॉर्निया क्या काम करता है, ये सभी चीज आपको पढ़ना है मानव नेत्र वाले चैप्टर में, तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न। काफी भी आई है, मैं बोला अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न। यहाँ पे मैं ऊपर आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा गया है कि ये गेस प्रश्न है एकदम 100%। यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट साइंस का गेस क्वेश्चन पेपर जिसकी संभावना है कि 100% यही आएगा, उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए काफी शानदार शानदार प्रश्न देखने को यहाँ पे मिलेगा, आपको देख पा रहे हैं। चलिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, जल्दी से बताइए। प्रत्यावर्ती धारा, मैं देखता हूं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर कमेंट करते हैं। अर्थात की एसी की बात हो रहा है गुरुजी, अर्थात की अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रहा है। ध्यान से समझना है, फ्यूजन नहीं रखना है आपको। अल्टरनेटिंग करंट अर्थात की एसी की बात कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो भी हमारे घर में सप्लाई होता है पूरे इंडिया में, उसका होता है 50 हर्ट्ज। काफी शानदार। ऑप्शन सी जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलिए एसी के बारे में कुछ और फैक्ट्स आपको बता दूं, तो इसका जो आवृत्ति होता है भारत के हर एक घरेलू घर में तो 50 हर्ट्ज होता है। और आपका एसी का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट भी पूछेगा तो वहीं शॉर्टकट में हम लोग इसे एसी बोलते हैं। और कुछ हम लोग अगर जान जाएं तो एफ बराबर कितना होता है, इसका मतलब जो आवृत्ति निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कितना होता है 1/T होता है। टी का मतलब क्या होता है आवर्तकाल, समझ पा रहे हैं, टी का मतलब आवर्तकाल। अर्थात कि इसका 50 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऊपर 1 है, टी आवर्तकाल है, अर्थात कि 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा लेता है प्रत्यावर्ती धारा। तो मैं पूरा फैक्ट्स बता दिया। अब चलिए एक और धारा होता है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ठीक है प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति पूछा, एग्जाम में पूछ दे दिष्ट धारा की आवृत्ति, तब क्या करेंगे गुरुजी, ये भी प्रश्न आ सकता है आपके मन में। तो काफी आप समझदार हो चुके हैं, अगर इतना आप सोच पा रहे हैं कि हाँ डीसी पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो समझिए आपका दिमाग यहाँ पे पढ़ाई में। काफी विद्यार्थी उधर उधर की बात करते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे पढ़ाई पे यहाँ पे ध्यान से समझिए, एग्जाम में चंद दिनों का और समझ है। अब देखिए डीसी तो डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का मतलब दिष्ट धारा, हिंदी में पूछा जाए पूरा क्लियर आपको समझाऊंगा, आप पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे पहले आपको समझ में आएगा। दिष्ट धारा की आवृत्ति पूछे सर तो शून्य होता है, याद कर लीजिए क्या होता है शून्य। अब क्या पूछेगा, दो ही धारा है प्रत्यावर्ती दिष्ट, दिष्ट धारा की आवृत्ति पूछेगा तो शून्य, यहां से मैंने लिखा दिया, लिख लीजिए कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और प्रत्यावर्ती धारा का घरेलू आवृत्ति कितना होता है 50 हर्ट्ज। और प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं और दिष्ट धारा को क्या बोलते हैं डायरेक्ट करंट बोलते हैं। प्रत्यावर्ती, अब देखिए चूंकि दिष्ट धारा का तो आवृत्ति शून्य होता है तो निकालने का कोई फार्मूला नहीं, और इसका 50 हर्ट्ज होता है तो यह बराबर 1/T है। अगर ये भी फार्मूला पूछे तो टी क्या है तो आवर्तकाल है। इसका मतलब क्या हुआ 50 हर्ट्ज का मतलब कि 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की जिसमें, अब देखिए ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है, कह रहे कि फैराडे ने बहुत सारी चीज खोज की या क्रांतिकारी खोज चुंबक वाले चैप्टर में, तो इसमें कौन कौन खोज फैराडे के है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, कि विद्युत अपघटन के नियम है, कि ए और बी दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे छठा का सही आंसर क्या होगा। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन का नियम भी इसने दिया था। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। कह रहे किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र,
एक पूछ रहा है जो परिनालिका वाला हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह बनता है, तो वही कह रहा है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर देखते देखते आपको करना है। तो याद करने वाला प्रश्न है, नहीं याद था कोई चिंता की बात नहीं, इसलिए तो क्लासेस चल रहा है, आपको याद करते चलना है। आगे बढ़ते हैं सर 8 नंबर प्रश्न, कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न तो कई बार मैं आपको सिखा चुका हूं, सभी विद्यार्थी तूफान मचाते हुए इसका आंसर तूफानी लाल की तरह कमेंट कर देंगे। कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का। बहुआ टाइप सवाल है सर, देखते देखते एग्जाम में ऑप्शन डी करके आना है, किसी भी हाल में गलत नहीं करना है। 8 का होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सर 9 नंबर प्रश्न, कह रहे रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। देखिए कितना नया नया प्रश्न सेट किया गया है, ताकि इस साल मैंने बताया था आपको कि सेंटअप एग्जाम के जो 5 रहस्य उसमें मैंने आपको जानकारी दिया था कि इस साल नए नए प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको उसी लेवल के प्रश्न हम लोग करा रहे हैं ताकि सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में टकराए और आपको साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में सही करके आ जाना है। चलिए, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो अभिनेत्र, देखिए यहाँ पे नहीं कह रहा है कि कहां पे बनता है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझना है, यानी कि रेटिना पर। देखिए पूछा रेटिना पर बनता है, इसको मालूम है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि मुझे मालूम है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आप बताइए सर कि उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो अभिनेत्र लेंस में परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 9 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न, प्रिज्म द्वारा प्राप्त श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। जो कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, उसमें किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो ऐसे हम लोग स्पेक्ट्रम, आप समझ रहे हैं, स्पेक्ट्रम मान लीजिए प्रिज्म में समझने के लिए, यहां से हम लोग श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो सबसे ऊपर इस तरह इस तरह इस तरह झुकाव के साथ सबसे नीचे जो आता है, तो सबसे ऊपर क्या होता है रेड, और सबसे नीचे क्या होता है बैगनी। आप समझ पा रहे हैं, तो इसका झुकाव, इसका मतलब क्या है ज्यादा है, क्योंकि सभी का सोर्स यहीं था, श्वेत प्रकाश यहीं से निकल रहा है, लेकिन इसका नीचे आ गया झुकाव ज्यादा है तो बैगनी हो जाएगा, ऑप्शन डी। और सबसे कम झुकाव पूछेगा तो लाल का होता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो 10 का हो गया ऑप्शन डी। लाल का सबसे अधिक क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, और इसका इसीलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है, और बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसलिए झुकाव भी ज्यादा होगा और प्रकीर्णन भी ज्यादा होगा। तो ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न, कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। यह भी प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है, इस साल भी पूछे जाने की संभावना अधिक है, इसलिए इस मॉडल पेपर में सेट किया गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। बहुआ टाइप प्रश्न है, पिछले क्लास में मैं आपको सिखाया था, इसलिए मैं बोलता हूं डेली क्लासेस कीजिए। तो 2 होता है सर लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, जानते होंगे, इसलिए लेंस कितने होते हैं 2, एक उत्तल लेंस और एक आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक होता है, क्लियर समझना है, 2 फोकस होते हैं, उत्तल लेंस की वास्तविक और अवतल लेंस की क्या होता है काल्पनिक। ये ध्यान से रखिएगा, ये भी अगर प्रश्न पूछ जाए इस पे भी ध्यान देकर रखना है, समझना है आपको कि अगर 2 प्रश्न पूछेगा कि हाँ ठीक है लेंस की मुख्य फोकस पूछा 2, लेकिन मान लीजिए उसके आगे बढ़ के क्या पूछ सकता है कि उत्तल लेंस अवतल लेंस होते हैं, तो उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक होता है, अवतल लेंस की फोकस काल्पनिक होता है। क्लियर, मैं एक एक चीज का डीपली में आपको समझा दे रहा हूं ताकि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आए। 12 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे, देखिए जो भी मैं बता रहा हूं ना फैक्ट्स, अगर आपको मालूम है तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो गया, नहीं मालूम है तो कॉपी लेकर नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को बाद में भी आप देख सकते हैं, अभी क्लास एंड होगा तो उसके बाद वीडियो के रूप में अपलोड रहेगा, तो वहां पे आप क्लास देखिएगा और इसको रोक रोक कर सभी चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, चला प्रश्न कि कोई लेंस है और उसमें बाहर की ओर, ऐसे देखिए बाहर की ओर 2 गोलीय पृष्ठ उभरे हैं। अब आपको मैं पिक्चर बना दिया, एक कौन लेंस है, कहेगा सर आप तो बउआ टाइप सवाल कर दिए इसको, इसका सही आंसर हम देखते देखते कर देंगे उत्तल लेंस है। बिल्कुल सही, यही तो प्रश्न पूछा था, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं 2 गोलीय पृष्ठ, तो यहाँ पे 2 गोलीय पृष्ठ उभरे हुए, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है 12 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर 13 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है कि रोगियों के नाक, कान, गला आदि के जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण के उपयोग का सही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमाया है, बट आप तूफानी लाल विद्यार्थी हैं, मचाते हुए इसका सही से उत्तर कमेंट करेंगे कि रोगियों के नाक, कान, गला आदि के जांच में डॉक्टर सर्जी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। सौर सेल में पूछेगा तब कि जो सौर कुकर होता है उसमें भी अवतल दर्पण, याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। करते हैं सर 14 नंबर प्रश्न, पूछ रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं।
प्रकाश के अपवर्तन के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज पूछ रहा है। कितने नियम है सर? तो 2 नियम है। बौआ टाइप प्रश्न है। प्रकाश के अपवर्तन पूछे या पूछे प्रकाश का परावर्तन, दोनों का 2 ही नियम होता है। पहला नियम क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन की बात हो रहा है, यहाँ पे देखिए अपवर्तन है, परावर्तन नहीं। अपवर्तन जिसमें सघन माध्यम विरल माध्यम हम लोग पढ़ते हैं। तो अपवर्तन के पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होंगे। और दूसरा से अपवर्तनांक अर्थात कि कोण की जया और आपके परावर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है, जिसे हम किसी पदार्थ के प्रकृति, जिसे हम म्यू को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार आप जानते हैं सर मिश्र धातु से बना होता है। किस किस का मिश्र धातु होता है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूरा ऑप्शन है टीन का कि तांबा का कि तांबा और टीन का कि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी के साथ सही आंसर भेज दीजिए, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही। आप इस साल तूफान मचाने जा रहे हैं। टीन और लेड अर्थात कि सीसा के मिश्र धातु से हम लोग क्या बनाते हैं? फ्यूज का तार। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहे हैं जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता, अब देखिए क्या पूछा, नहीं होता तो विद्युत रोधी, हो जाता तो चालक, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। याद रखेंगे जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह अर्थात कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, और जिन्हें हो जाता उसे विद्युत चालक। जैसे लकड़ी एक विद्युत रोधी पदार्थ है अगर सूखा लकड़ी की बात करें तो, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता अर्थात कि विद्युत का प्रवाह नहीं होता। वहीं पे तांबा, सोना, चांदी से आसानी से विद्युत का प्रवाह होता है, तो ये चालक पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं सर, पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है। 17 नंबर प्रश्न, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है कि नहीं? अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर आवेशन प्रक्रम क्या है? चार्जिंग आप समझ रहे हैं। आवेशन, किसी को आवेशित कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, जो मोबाइल का चार्जिंग कर रहे हैं वही होता है। तो आवेशन प्रक्रम में क्या प्रोटॉन भाग लेता है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, एक वस्तु से रगड़ रहे हैं तो उसमें आवेश आ जाता है, तो इसमें क्या प्रोटॉन भाग लेता है? नहीं भाग लेता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या भाग लेगा गुरुजी? इलेक्ट्रॉन। क्या भाग लेता है सर? इलेक्ट्रॉन। क्लियर समझना, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, आपको याद रखना है। 17 का क्या हो गया? ऑप्शन ए नहीं भाग लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर आप समझ रहे हैं हर एक प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ये भी प्रश्न बउआ टाइप है, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी तूफान मचाते हुए जितने भी छात्र छात्राएं भी क्लास को देख रहे हैं आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो किससे मापते हैं सर? वोल्ट मीटर से। पूरा रिवीजन करेंगे। ऑप्शन बी, आ मीटर से क्या हम नापते हैं या ए मीटर से? तो ए मीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। क्लियर, आपको याद रखना है। डायनेमो तो आप जानते हैं कि एक यंत्र है, इसे कुछ भी नहीं नापते हैं। ए मीटर से क्या नापते हैं सर? विद्युत धारा, रट जाइए। वोल्ट मीटर से विभव या विभवांतर दोनों नापते हैं, और विभव या विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव देखिए, अब विभव विभवांतर क्या है? तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और इसे इकाई धन आवेश को जो हम अनंत से एक बिंदु तक लाएंगे, जो विभव कहलाया, अगर एक बिंदु से दूसरे किसी विद्युतीय क्षेत्र के दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करेंगे वो विभवांतर होता है, तो 2 विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। क्लियर, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, नया प्रश्न है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? जल्दी से आंसर दीजिए कि पेट्रो का, कि टर्बो का, कि नाइट्रो का, कि हाइड्रो का। किसका अर्थ जल होता है सर? तो हाइड्रो का। याद रखेंगे, इसलिए जहां पे हाइड्रो आता है उसमें हम समझ जाते हैं कि जल है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही से। डेली इवनिंग में क्लास ज्वाइन कीजिए, कभी भी आपके पास समय हो। मैं इसको देखिए, जो भी क्लास से जा रहा है, आप जो भी हम लोग प्रश्न की चर्चा करें वो अंतिम गेस प्रश्न है। तो बिहार टॉपर सीरीज का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी क्लास महत्वपूर्ण है, इतना क्लास आप देख लेंगे कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा। आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है कुछ भी याद करने की, फ्री में मिल रहा है हर चीज। यहाँ पे देखिए जो भी क्लासेज है बिल्कुल फ्री है, यहाँ से देख देख कर आप याद कर सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा सर।
ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है गुरुजी। याद रखेंगे कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ताप पर भी निर्भर करता है, तो बढ़ता है, ताप बढ़ेगा तो घटेगा तो घट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की। प्रकाश क्या है? काफी शानदार प्रश्न है, प्रश्न तो वही है लेकिन ऑप्शन चेंज है। प्रकाश क्या है? इस साल इसी तरह नया नया प्रश्न मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, इसी रूप में यहाँ पे सेट किया गया। कणों का प्रवाह है कि आंख को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है कि तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है कि इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश सर आंख को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, ऑप्शन बी। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे आंख पर अगर पड़ेगा तो हमें देखने की अनुभूति उत्पन्न होती है। क्यों अनुभूति? ये नहीं कहते कि देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं देखने के लिए तीन चीज का होना अति आवश्यक है। एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हम देखेंगे, एक स्वस्थ आंख होना चाहिए जो आंख देख पाए, और एक प्रकाश होना चाहिए। तीनों में एक हटा देंगे नहीं देख पाएंगे, क्लियर समझिएगा। अगर ऑब्जेक्ट आप हटा देंगे, वस्तु हटा देंगे या आंख हटा देंगे, कोई तीनों में से एक, या आपसे कुछ भी अगर मान लीजिए प्रकाश हटा दिए तो आप नहीं देख सकते हैं। इसीलिए पूछता है कि देखने के लिए क्या क्या मौलिक चीज चाहिए, तो वस्तु, आंख, प्रकाश। अब सोचिए हमारे पास खूब प्रकाश है, आंख ही नहीं है तो कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। मान लीजिए आंख भी है, प्रकाश भी है, वस्तु ही नहीं है तो किसको देखेंगे? क्या देखेंगे? तब भी नहीं देख सकते हैं। वस्तु भी है, आंख भी है, पूरा डार्क है, अंधेरा है, प्रकाश ही नहीं, तभी नहीं देख सकते हैं। तो यही क्लियर आपको समझना है कि अगर तीनों में से कुछ भी नहीं रहेगा तो नहीं देख सकते। तो प्रकाश का क्या काम है कि ये हमारे आंख को प्रभावित करता है, आदेश देता है कि अब हम आ गए हैं, अगर आपको देखने के लिए, अगर आप स्वस्थ हैं, आपके सामने वस्तु है तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है? पढ़े थे आंख में जो किस तरह कलर हम लोग देखते हैं, चकाचौंध में आंख कैसे सिकुड़ जाता है, या कम डार्क, जैसे ही हम अंधेरा में जाते हैं आंख फैल जाती है। आंख का क्या है प्रकृति कि जैसे ही हम डार्क में जाएंगे अंधेरा में तो आंख पूरा हम लोग देखते हैं फैला फैला कर देखते हैं, कहीं पे कुछ दिखाई दे दे। जैसे ही ज्यादा लाइट आएगा चकाचौंध में आंख ऑटोमेटिक सिकुड़ जाता है। तो वही पूछ रहा है कि जब मंद प्रकाश होता है किस शीतलता के कारण पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी कर देना है आपको, परितारिका याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर 23 नंबर प्रश्न। कह रहा है स्थिर विद्युत में आवेश, कोई विद्युत स्थिर है, काम नहीं कर रहा है, उसमें आवेश कैसे होंगे? विराम अवस्था में होंगे। बहुआ टाइप प्रश्न है, अर्थात कि स्थिर रहेंगे। विराम अवस्था का मतलब क्या है? स्थिर, तभी तो स्थिर विद्युत है। आवेश गति करना शुरू कर देंगे तो विद्युत का काम करना शुरू कर देगा, स्थिर विद्युत रहेगा नहीं। तो 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कुछ लॉजिकल प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को कितना समझे हैं। कह रहा है दूरदृष्टि वाला आंख साफ साफ देख सकता है। देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी कि दूरदृष्टि वाला आंख साफ साफ किसे देख सकता है? तो दूर की वस्तु को। बिल्कुल दूर की वस्तु को अगर हम स्पष्ट देख रहे हैं, नजदीक के वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, तो साइंस क्या कहता है कि क्यों हम दूर की ही देख रहे हैं, सिर्फ दूर का क्यों दिखाई दे रहा है? अर्थात हमें दीर्घ दृष्टि दोष हो रहा है, सिर्फ दूर का ही दिखाई दे रहा है, नजदीक का नहीं। वहीं पर हम निकट वस्तु की देखेंगे तो निकट दृष्टि दोष हो गया। क्यों हमारा आंख सिर्फ निकट की वस्तु को देख रहा है, दूर की क्यों नहीं देख पा रहा है? इसलिए हमें निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो इसी तरह साइंस में फंडा चलता है। नहीं तो जनरल साइंस घर में क्या था कि हाँ हम लोग कहीं पर भी देखें तो अच्छा नजदीकी खराब है मतलब नजदीक का नहीं दिखा रहा है, दूरी खराब है मतलब दूर का नहीं दिखा रहा है। लेकिन साइंस में हम जानते हैं कि दूर की वस्तु को अगर हम देख रहे हैं तो दूरदृष्टि दोष है। क्यों दूर की वस्तु को देख रहे हैं, नजदीक की क्यों नहीं? आंख हमारा निकट की देख रहा है, दूर का नहीं देख रहा है, तो हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष है। क्यों सिर्फ निकट को देख रहा है? तो ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर कर देना है, क्योंकि दूर दृष्टि वाला पूछा था। अब यहाँ पे मैंने समझा दिया, यहाँ पे पूछेगा कि निकट दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकता है तो निकट की वस्तु को, या ऑप्शन आपके सामने क्लियर हो गए। 25 नंबर प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है सर? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखते देखते आंसर कर देना है कि तारे टिमटिमाटे नजर आते हैं, क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन। तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? अपवर्तन के कारण। काफी शानदार। 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर 26 नंबर प्रश्न। नेत्रदान से आ गया, इस साल के लिए सभी वीवीआई प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? अगर आपको नेत्रदान करना है, आप जानते हैं कि चश्मा वाला व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन है वो भी नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान पूरा आपको पढ़ना है मानव नेत्र वाले चैप्टर में, तो वहीं से प्रश्न है। लेकिन अगर हमें नेत्रदान करना है तो हमें कितने घंटे के अंदर मृत्यु के बाद नेत्र निकालना होगा तभी काम करेगा? तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है एनसीईआरटी में 4 से 6 घंटा के भीतर निकाल देना होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 26 का। आगे बढ़ते हैं सर 27 नंबर प्रश्न। कर नीला तथा हरा प्रकाश मिलने से किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? सर मिलाएंगे हम नीला
तथा हरा, तो बताओ चेला क्या प्रकाश मिलेगा, तो सियान प्रकाश मिलेगा। याद कर लीजिए, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। आंसर देते चलेंगे, अंतिम समय अंतिम गेस प्रश्न की क्लास हो रहा है, पूरा बिहार टॉपर सीरीज देख लीजिए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा इससे। सारा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, पूरा प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया हूं। जब भी आपको समय मिले, बिहार टॉपर सीरीज में सभी विषय की तैयारी कराया जा रहा है, तो सभी विषय का क्लासेस देखें, बिल्कुल फ्री है क्लास, एक भी रुपया आपको कहीं पे देने की आवश्यकता नहीं है। इसी फ्री क्लास से पढ़ के पिछले साल भी बिहार टॉपर सीरीज 2022 चला था, काफी विद्यार्थी आप जाकर देखेंगे चैनल पे 400 450 प्लस लाए थे, और फिर इस साल भी चल रहा है। अगर आप सिर्फ अंत तक एग्जाम तक जो भी क्लासेज आ रहा है उसको करेंगे तो देखिए आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं मिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला भी होता है और स्टेड भी होता है, तो दोनों ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 28 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर 29 नंबर प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बतलाता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अभी मैं ऊपर इसको क्लियर समझा रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बतलाता है कि जितना ही निकट है उतना ही अधिक है, जितना ही कम है उतना ही कम, जितना ही चुंबकीय क्षेत्र की निकटता कम है उतना ही उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है। तो क्षेत्र का मान बताता है ऑप्शन, ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। आगे बढ़ेंगे सर 30 नंबर प्रश्न कह रहा है दर्पण का चौड़ाई को क्या कहते हैं। देखिए कितना नया नया प्रश्न आपको मिल रहा है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं सर, इसी से सीधे सीधे प्रश्न आएगा। तो दर्पण की चौड़ाई को हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं गुरुजी, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 31 नंबर प्रश्न है कि वे सभी, देखिए मॉडल पेपर है, इसी रूप में आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में शुरू में देखिए फिजिक्स से प्रश्न मिला, फिर यहां से अब प्रश्न देखिए शुरू हो गया केमिस्ट्री से, फिर आगे बायोलॉजी से, ऐसे ही एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे। कह रहा वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं। भस्म किसे कहते हैं, तो वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात कि OH माइनस देते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 31 नंबर प्रश्न का। वहीं पूछता वे सभी पदार्थ जो अम्ल कहे जाते हैं वो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देंगे, तो हाइड्रोजन आयन देंगे। क्लियर आपको समझना है, तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म को उदासीनीकरण से बनते हैं वो सामान्य लवण कहे जाते हैं। देखिए 2-3 तरह के लवण होते हैं, एक सामान्य लवण, एक अम्लीय, एक भस्मीय। तो वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण, आप जानते हैं लवण कैसे बनते हैं, तो उदासीनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनता है। पूर्ण उदासीनीकरण से बनेंगे तो सामान्य लवण हो जाएंगे। और आप जानते हैं लवण में कुछ अम्लीय भी होते हैं, तो अम्लीय लवण, कुछ क्षारीय होते हैं, तो भस्मीय लवण या क्षारीय लवण जो भी कहें, तो ये सामान्य लवण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम कार्बनिक यौगिक। काफी शानदार प्रश्न आ गया आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए कि किसने किया था। तो आपको याद होगा 1828 ईस्वी में बर्जीलियस के शिष्य, आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। बर्जीलियस का शिष्य हुआ था, काफी नाम अच्छा उसका शिष्य था, जिसका नाम था क्या, फ्रेडरिक बोहर। तो यहां पे देखिए ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसका नाम क्या था, फ्रेडरिक बोहर। तो यहाँ पे बोहर लिखा, तो वहीं आपको समझना है। तो इसी ने आपके 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनाइड से प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। कैसे बनता है यूरिया, मैं पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा ताकि कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में गलत नहीं हो। अगर नहीं पढ़े होंगे तभी यहां से अगर आप देख रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखिए मैं पूरा लिखते जाइएगा, यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं इसलिए इस तरह लिखना पड़ता है, तो ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक एक चीज पढ़ के आपको समझा दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए NH4CNO क्या है, तो ये है अमोनियम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये क्या होता है, अमोनियम साइनाइड, इसी को ना बोलते हैं अमोनियम साइनाइड। बिल्कुल अमोनियम साइनाइड होता है। और यहाँ पे NH2CO NH2 क्या हो गया, तो यही हो गया अपना यूरिया। तो ये इस तरह यूरिया बनता है कि अमोनियम साइनाइड को हम लोग गर्म करेंगे तो यूरिया का निर्माण होगा। देखिए मैं कितना प्रश्न बता दिया। पूछेगा प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था, तो यूरिया था। इसका संश्लेषण किसने किया, तो फ्रेडरिक बोहर ने। किसका शिष्य था, वर्जिलियस का। कब किया, 1828 ईस्वी में। कितना प्रश्न मैंने आपको बता दिया। यूरिया कैसे बनता है, तो अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर। किसको गर्म करने पर यूरिया बनता है, तो अमोनियम साइनाइड। NH4CNO का किस चीज का सूत्र है, तो अमोनियम साइनाइड का। NH2CO NH2 किसका सूत्र है, यूरिया का। तो ये पूरा मैंने आपको क्लियर बता दिया, इससे कोई बाहर प्रश्न नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। करेक्ट, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड, सेम चैप्टर से प्रश्न चल रहा है। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, एथाइन देता है। क्या देता है, एथाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे
लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ताकि लोहा को संक्षारण से जंग लगने से बचाया जा सके। क्लियर, आपको समझना है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न करें, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो अधिक अभिक्रियाशील है, Cu है कि Hg है कि Ag है कि आपका Au है? तो क्या है, Cu है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए पे ही सही आंसर दे दिया गया। प्रश्न तो मैं कई बार आपको क्लासेज में बताया हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई प्रश्न आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के कैसे पढ़ते हैं, C6, यहां पे देखिए C6 और फिर H12 फिर O6 ऐसे पढ़ते हैं। तो कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु, कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु। तो यहां पे 6 परमाणु है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 37 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न। कह रहे तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही से आंसर दे पाते हैं। कि कह रहा है कि ठीक है, इन सभी का योगदान हम लोग जानते हैं, डेबोराइनर का त्रिक नियम, मोसले का सिद्धांत, मेंडलीफ, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत सभी पढ़ते हैं। लेकिन किसका सबसे प्रारंभिक विकास में, जब शुरू में तत्वों के आवर्त सारणी का विकास हो रहा था उस समय किसका सबसे प्रमुख योगदान रहा था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मेंडलीफ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 39 नंबर प्रश्न कह रहे समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान, कह रहे समस्थानिक के गुणधर्म तो ठीक है समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही, तभी तो समस्थानिक है। ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 39 का। आगे बढ़ेंगे सर 40 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है। प्रश्न आपसे कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। क्लियर बता दिया कि मुझे मालूम है, प्रश्न क्या कर रहा है कि मुझे मालूम है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाएंगे तो अवक्षेप बनेगा, लेकिन इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा, किस रंग का होगा? देखते हैं कितने विद्यार्थी सही सही इसका आंसर दे पाते हैं। सही से आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं इसका पूरा आपको फॉर्मूला, इसका पूरा मैं जो है रासायनिक सूत्र ही लिख दे रहा हूं, ताकि आपको जो भी रिएक्शन होता है आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। पूरा हम लोग विस्तार से समझ रहे हैं। पीबी यहाँ पे क्या हो जाएगा, PbI2 बनता है ना, ठीक है, PbI2 और फिर क्या बनता है आपका KNO3 बनता है ना, लेड नाइट्रेट, यहाँ पे पोटेशियम आयोडेट, तो PbI2 ठीक है, और यहाँ पे बन गया KNO3। तो इसमें देखिए क्या अवक्षेप बना, तो इसमें बना लेड आयोडाइड। यहाँ पे देख रहे हैं PbI2 PbI2 जो यहाँ पे है लेड आयोडाइड अवक्षेप बनता है इसमें। और ये किस कलर का होता है, पीला कलर का होता है। कहीं पे ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 40 का। तो क्लियर आपको समझना है। प्रश्न पूछा था लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे तो यहाँ पे लेड आयोडाइड अवक्षेप बनेगा। पूछा इसका रंग कैसा होगा, पीला होगा। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे पूरा 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन काफी हम लोग विस्तार से चर्चा की है, तो अभी के क्लास को 40 में ही रोकेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 40 में से आपने कुल कितने प्रश्न का सही से जवाब दिया।